हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके समतल चैप्टर का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको टोटल 5 लेक्चर्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस चीज़ को आप पहले से ही जान लीजिए। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक लेक्चर की बात मैं आपसे फिर से कहने वाला हूं कि लेक्चर को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं टोटल 5 लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा। अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ कि उसमें क्या क्या होने वाला है। अभी आइए आज के इस लेक्चर को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने समतल के व्यापक समीकरण के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम समतल के अन्य समीकरणों के बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग कंडीशंस पे, अलग अलग सिचुएशन पे जो समतल अर्थात प्लेन है उसका इक्वेशन अलग अलग होता है। किस सिचुएशन में इक्वेशन क्या होता है उसी के बिहाफ पर आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर इसी पर बेस्ड है, समतल के समीकरण के विभिन्न रूपों पर। हमने प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक जो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, उस टॉपिक का नाम था समतल का व्यापक समीकरण। समतल का व्यापक समीकरण। बहुत ही धैर्यपूर्वक हमारे साथ कंप्लीट लेक्चर में बने रहिए। डियर स्टूडेंट, जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इन सबको नोट करिए, अपनी नोट्स प्रिपेयर करिए। पूरा मान के चलिएगा कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि x, y और z के पदों में प्रत्येक एक घातीय समीकरण, जो भी x, y, z वेरिएबल जिसमें होंगे और वो एक घात के रूप में होंगे, कोई भी इक्वेशन होगा, कोई भी समीकरण होगा, वो समतल को प्रदर्शित करता है। इसका व्यापक रूप का आपको बताया गया था ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0, जहां आपको बताया गया था कि a कामा b कामा c तथा d तथा क्या बच्चों d अचर राशि है। ध्यान दो, अचर राशि है तथा a कामा b कामा c समतल पर अभिलंब। ध्यान रखिएगा, समतल पर अभिलंब की या के लिखिए के दिक अनुपात हैं। दिक अनुपात हैं जिसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस नहीं डायरेक्शन रेशियोज के नाम से भी जानते हैं। ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या जाना कि कोई भी समतल है उसका जो व्यापक रूप होगा वो यही होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जहाँ a b c और d ये सभी के सभी कांस्टेंट हैं, अचर राशियाँ हैं, जिसमें a कॉमा b कॉमा c जो है वो समतल पर जो अभिलंब होता है, या आप सिंपली लिख दो समतल का जो अभिलंब होता है के दिक अनुपात को रिप्रेजेंट करता है, दिक अनुपात को प्रदर्शित करता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको बना के दिखाएंगे, कितने सारे क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। अभी ये समतल का व्यापक समीकरण हो गया। अब हम समतल के समीकरण के अन्य रूप देखेंगे, जिसमें से पहला हम लोग समझने वाले हैं निर्देशांक समतलों के समीकरण। आइए समझिएगा, अगला टॉपिक है बच्चों हमारा निर्देशांक समतलों के समीकरण। ध्यान से समझिएगा, निर्देशांक समतलों के समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हर एक पॉइंट से एमसीक्यू बन सकता है। निर्देशांक समतलों के समीकरण, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेट
प्लेन्स। अब इसका मतलब समझने का प्रयास करिए आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी दिया था। उसमें आपसे मैंने कहा था कि अगर आप लोगों ने 3D ज्योमेट्री को बेसिक से नहीं जाना है, नहीं सीखा है, तो उसको थोड़ा सीख लीजिएगा। आई होप आप लोगों में से कई सारे बच्चों ने उसको देखा होगा और बहुत कुछ उसमें से सीखा होगा। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज फिर से मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप देखिएगा। वहाँ पर बताया गया है डियर स्टूडेंट्स कि जब हम 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। ये तो निर्देशाक्ष हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पर 3 प्लेन्स होती हैं, 3 समतल होते हैं। एक होता है एक्स वाई, एक होता है वाई जेड और एक होता है जेड एक्स। तो अब ये जो 3 समतल हैं ये भी तो समतल ही हैं, तो इनका भी तो अपना इक्वेशन होगा। जैसे एक्स वाई समतल का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, वाई जेड जो समतल है उसका समीकरण क्या होगा, और जेड एक्स जो तल होगा उसका समीकरण क्या होगा। एग्जाम में आ सकता है कि एक्स वाई समतल का समीकरण होगा, वाई जेड समतल का क्या समीकरण होगा, जेड एक्स समतल का क्या समीकरण होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग राइट करते हैं और उसको नोट करते हैं और ध्यान रखते हैं। सबसे पहला हमारा जो समतल होता है निर्देशांक समतल, वो होता है एक्स वाई समतल। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग एक्स वाई समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। ये जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो z इज इक्वल टू 0 होता है। जब एक्स वाई प्लेन की हम बात करते हैं तो एक्स वाई प्लेन में z इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 0 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा जो होगा, अगर हम वाई जेड समतल का समीकरण, अगर वाई जेड समतल के समीकरण की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा वाई जेड की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वाई जेड की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ जेड एक्स समतल का समीकरण बोलेंगे, जेड एक्स समतल का समीकरण, तो ये जो होगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। याद करना बहुत ही सिंपल है, आप देख पा रहे होंगे। आई होप आपको याद भी हो चुका होगा। जब एक्स वाई समतल, ये एक्स वाई क्या है, एक्स वाई हमारा निर्देशांक समतल है। 3D ज्योमेट्री में हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश, और इससे हमारे पास 3 प्लेन बनते हैं। एक्स वाई प्लेन मीन्स समतल, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। साथ ही साथ 8 ऑक्टेव्स बनते हैं, अष्टक जिसको कहा जाता है। ऐसा हमने डिस्कस किया है, नहीं देखे हो तो देखिएगा। तो ये हमारे पास जो निर्देशांक तल है, निर्देशांक तल कौन कौन से हैं, एक्स वाई है, वाई जेड है और जेड एक्स है। तो एक्स वाई समतल जो होगा उसका समीकरण z इज इक्वल टू 0 होगा। वाई जेड समतल जो समीकरण इसका जो समीकरण होगा x इज इक्वल टू 0 होगा। जो जेड एक्स समतल है इसका जो इक्वेशन, इसका जो समीकरण होगा y इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला है निर्देशांक समतलों के समांतर, निर्देशांक समतलों के समांतर समतलों का समीकरण। ध्यान दो, अगला टॉपिक है निर्देशांक, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। निर्देशांक समतलों के समांतर, निर्देशांक समतलों के समांतर समतलों का समीकरण। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इक्वेशंस ऑफ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट्स प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इसका क्या मतलब है, जैसे मेरा ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई समतल है, इस एक्स वाई समतल के समांतर एक समतल होगा। इस समतल का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स वाई समतल के समांतर अगर कोई समतल होगा, उसके पैरेलल कोई समतल होगा तो उसका समीकरण हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें बताया जाएगा कि अगर कोई समतल एक्स वाई के समांतर है
और z से उसकी कुछ दूरी दी गई है, वहाँ पे दी गई रहेगी, तो उसका समीकरण z इज इक्वल टू वही दूरी हो जाएगी। देखिए इसका समीकरण देखिए क्या होगा। पहला होगा बच्चों, जैसे लिख देंगे xy समतल के समांतर, xy समतल के समांतर तथा z अक्ष से c दूरी पर स्थित समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, यही z इक्वल टू सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो समतल हमारा xy समतल के समांतर होगा और z अक्ष से उसकी दूरी कितनी होगी, c होगी, उसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो z इक्वल टू सी हो जाएगा। ऐसे दूसरी कंडीशन में जो होगा, जब ZX तल की हम बात करेंगे, ZX तल की, तो इसका समीकरण y इक्वल टू बी हो जाएगा। और हम जब यहाँ पर YZ प्लेन की बात करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पर a हो जाएगा। ये होता है समतल जो होंगे, हमारे जो समतल दिए गए हैं उन समतलों के समांतर जो समतल का समीकरण होगा वो ये होगा, z इक्वल टू सी, y इक्वल टू बी, x इक्वल टू ए। क्या कंडीशन है इसमें, यह एक ऐसे समतल का समीकरण है जो एक्स वाई समतल के समांतर है, साथ ही साथ z अक्ष से उसकी दूरी कितनी है, c है। ऐसे ही ये क्या है, जो समतल zx समतल के समांतर है, साथ ही साथ y अक्ष से दूरी b है, उसका इक्वेशन y इक्वल टू b हो गया। ऐसा समतल जो yz समतल के समांतर है और x अक्ष से उसकी दूरी कितनी है, ए है, उसका इक्वेशन जो होगा वो x इज इक्वल टू ए हो जाएगा। क्लियर है बातें। ये हम लोगों ने सीखा समतल का व्यापक समीकरण। निर्देशांक समतल जो x y y z और zx समतल होते हैं उनका इक्वेशन क्या होता है, निर्देशांक समतल जो होते हैं उनके जो पैरेलल समतल होते हैं, उनके जो समांतर प्लेन्स होते हैं उनका इक्वेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप ये सारे समतल का जो अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग जो रूप है वो आपको समझ में आया होगा। अगला है बच्चों हमारा अक्षों के समांतर समतलों के समीकरण। 3 फॉर्म आप लोगों को मिल चुके हैं, इनको आप नोट करिए। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है बच्चों, और ये हमारा थर्ड है। ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों को। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ जो कि होगा क्वेश्चन टाइप नंबर 4, निर्देशाक्षों के समांतर। जो हमारे निर्देशाक्ष है मीन्स x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। x अक्ष के समांतर अगर कोई समतल है तो उसका समीकरण क्या होगा, y अक्ष के समांतर कोई समतल है तो उसका समीकरण क्या होगा, z अक्ष के समांतर कोई समतल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए कहीं पर भी मिस मत करिएगा। पूरा लेक्चर देखिएगा। आज के इस लेक्चर में समतल के जितने भी रूप होते हैं उन सब को काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देन इसके बाद एक लेक्चर और होगा, उसमें समतल के बीच का कोण, 2 समतलों के बीच की दूरी और कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 3 लेक्चर्स हो जाएंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर। देन मैं आपको 2 लेक्चर्स और प्रोवाइड कराऊंगा जो MCQ बेस्ड होंगे, जिसमें इसके MCQ मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आइए अगला टॉपिक है अक्षों के समांतर समतलों के समीकरण। ये हमारा 4th टाइप है, अक्षों के समांतर समतलों का समीकरण। अक्षों के समांतर समतलों का समीकरण, इक्वेशंस पैरेलल टू एक्सिस, या आप कह सकते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल सकते हैं। क्या बच्चों, यहाँ हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कितने एक्सिस होंगे, x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा और z एक्सिस होगा।
जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे और वो एक्स एक्सिस के बच्चों क्या होगा, पैरेलल होगा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल की कंडीशन में एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, इसमें फर्स्ट जो आपका होगा वो होगा एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। अगर हम एक्स अक्ष के समांतर समतल के समीकरण की बात करेंगे तो ये होगा बच्चों बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। इसको याद करने का तरीका समझ लीजिए, एक्स अक्ष के समांतर है। देखो समतल का जो व्यापक समीकरण होता है वो आपको याद है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है। जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये वाला नहीं रहेगा, और जेड एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये वाला नहीं रहेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला है हमारा वाई अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। ऐसे ही हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट, वाई अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। ये हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा वाई अक्ष के समांतर। फिर हमारा होगा जेड अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। तो यहाँ होगा ए एक्स प्लस बी वाई, ध्यान रखना बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे अक्षों के समांतर समतल का समीकरण। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा और याद करना बहुत ही आसान होगा। माइंड में छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटी छोटी ट्रिक्स को बैठाते चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आपको सारे रूल, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है ना, देन आप नो डाउट हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होगी। आइए अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। अगला टॉपिक है, ध्यान देना, मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वर्जिन। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वर्जिन। ठीक, ये है हमारा अगला। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझा देते हैं क्या होता है ये, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है? समतल का व्यापक समीकरण, ध्यान रखना, समतल का अगर हम व्यापक समीकरण की बात करें तो ये क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, आप कहेंगे चूंकि यह समीकरण यह मूल बिंदु से, क्योंकि यह मूल बिंदु से होकर जाता है, अतः 0,0,0 इसे क्या करने चाहिए, संतुष्ट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुष्ट करा देंगे। जब संतुष्ट कराएंगे तो a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 प्लस डी इक्वल टू 0, सब 0 हो जाएगा। फाइनली d की वैल्यू जो आएगी वो 0 हो जाएगी। अब इस d की वैल्यू को ला करके यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें जो समीकरण मिल जाता है वो मिल जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। यह एक ऐसे समतल का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर के जाता है। तो देखो क्या खास बात है इसमें, अगर हमें कोई इक्वेशन दिया गया है, जैसे ये दिया है 2x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, इसको देख करके ही आप पहचान सकते हैं कि ये समतल का समीकरण, प्लेन का इक्वेशन है तो किस फॉर्म का है। ये ऐसे समतल का समीकरण है जो कहाँ से होकर के जाता है, वर्जिन से होकर के जाता है, अर्थात स्टूडेंट्स ये मूल बिंदु से होकर के जाता है।
क्लियर है ना। क्या होगा इसमें, हमेशा डी की वैल्यू जो रहेगी वो 0 रहेगी, क्योंकि व्यापक समीकरण तो आपको अभी तक याद ही हो गया होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। तो जब डी की वैल्यू 0 हो जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो जाता है। चलिए इसको भी आप लोग नोट करिएगा। देन अब हम लोग बात करते हैं अगला टाइप, जो टाइप नंबर 6 है, उसको हम बोलते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। फिर हम लोग सीखेंगे 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। फिर हम लोग सीखेंगे कि समतल का लंब रूप क्या होता है। फिर हम लोग सीखेंगे कि समतल का अंतःखंड रूप क्या होता है। फिर हम लोग सीखेंगे किसी समतल के समांतर समतल का समीकरण कैसे लिखा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सारे टॉपिक को ज़रूर सीख लीजिएगा। हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा हो, टाइम टेकिंग हो, कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं आपको बोरिंग सा लग सकता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए कंप्लीट लेक्चर को देखिएगा। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको लेक्चर में कुछ सीखने के लिए मिला, अच्छा लगा या नहीं लगा। आप लोग इस समय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट होता है। अपने जो भी कॉलेज का ग्रुप है जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। मुझे भी अच्छा लगता है जब आपका सपोर्ट मुझे मिलता है। आइए देखते हैं, पहला है बच्चों यहाँ पर एक बिंदु, पहला मीन्स ये हमारा 6 होगा शायद, लिखेंगे एक बिंदु जिस बिंदु को हम यहाँ ले लेते हैं x1, y1, z1, x1, y1, z1 से जाने वाले समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1, y1, z1, ये है हमारा। देखिएगा, समझिएगा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, या प्लेन कह सकते हैं, प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट x1, y1, z1, एक दिए हुए पॉइंट x1, y1, z1 से होकर जाने वाले समतल अर्थात प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। केवल फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला होगा बच्चों ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 और प्लस d इक्वल टू 0। ये होता है एक दिए हुए बिंदु से, ठीक है, एक दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, d कैंसिल हो जाता है सब्ट्रैक्ट करके डेरिवेशन करने पर, तो d यहाँ पर 0 रहेगा, याद रखिएगा। समतल का समीकरण आपको यही मिलेगा, ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यही होगा एक दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। अगला है बच्चों 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। अगला है 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब ये 3 पॉइंट्स तो हमें गिवन होंगे, इन 3 पॉइंट्स से होकर जाने वाले जो प्लेन का है वो इक्वेशन हमें फाइंड करना होगा। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ जो हमारे पॉइंट्स गिवन होंगे वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा x1, y1 और z1, ठीक। सेकेंड पॉइंट जो होगा वो x2, y2, z2
और थर्ड पॉइंट जो होगा वो x3 कामा y3 कामा z3 होगा। तो इसका इक्वेशन जो होता है वो फाइंड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, ध्यान रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा। इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है बच्चों डिटर्मिनेंट में x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। फिर यहाँ पर होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ध्यान दीजिएगा यही आपका फार्मूला होगा। और एक नीचे और यहाँ पर हो जाएगा x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1, फिर z3 माइनस z1। ये एक डिटर्मिनेंट बन जाता है, एक सारणिक बन जाता है। इसको इक्वल टू 0 करके हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 बिंदुओं से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण हमें मिल जाता है। इसमें क्या होगा, x, y और z हमें नहीं पता होगा, बाकी x1 और यहाँ पर x1 सब x1 x2 x3 सब पता होगा, y1 y2 y3 सब पता होगा। सारी वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें रिक्वायर्ड जो प्लेन है उसका इक्वेशन इजीली यहाँ से फाइंड हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है समतल का लंब रूपी समीकरण, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, समतल का लंब रूपी समीकरण। पूरा जरूर समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। समतल का कौन सा समीकरण, लंब रूपी समीकरण। आइए देखते हैं क्या होता है समतल का लंब रूपी समीकरण। ध्यान देते हैं, बोलेंगे समतल का लंब रूपी समीकरण, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है प्लेन का, ये ध्यान रखिएगा। देखो बच्चों, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक प्लेन है जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, और इसमें है क्या कि यहाँ पर वर्जिन है जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इससे इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ध्यान समझिएगा सभी लोग, ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, यह जो है इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से, उसको P से डिनोट कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसमें कहते हैं कि मूल बिंदु समतल पर डाले गए लंब OA की लंबाई P है और दिक् कोजाएं जो है इसकी डायरेक्शन कोसाइंस L, M और N होती हैं। तो उस सिचुएशन में इस समतल का जो समीकरण होता है वो LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स ये होता है। यह एक ऐसे समतल का समीकरण है जिसको लंब रूप कहते हैं। इसकी मूल बिंदु से दूरी P है और ये जो लंब है इसका जो अभिलंब है, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है, याद रखिएगा यहाँ पर L, M और N क्या है, L, M और N जो हैं ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज हैं। किसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसका जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस फॉर्म में इसका इक्वेशन जो होगा वो LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0 होगा। इसको भी आप लोग नोट करके रखिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स 2 फॉर्म और बच रहे हैं। एक है समतल का अंतःखंड रूप, दूसरा है बच्चों हमारा एक दिए हुए समतल के समांतर समतल का समीकरण। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कि समतल का अंतःखंड रूप क्या होता है और समतल के समांतर समतल का समीकरण हम लोग कैसे लिखते हैं। तो समतल अर्थात प्लेन के जितने भी टाइप के इक्वेशंस हो सकते हैं वो सब हमारे डिस्कस हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, कुछ और भी चीज़ें हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं अगला क्या है बच्चों, समतल का अंतःखंड रूप। ध्यान रखिए, नाम है समतल का अंतःखंड रूप। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, कहा जाता है कि बच्चों यहाँ पर हम एक ऐसे प्लेन की बात करते हैं, जैसे सपोज करिए ये हमारा x एक्सिस है, ये y है और ये z एक्सिस है। हमारा कोई एक ऐसा प्लेन है जो इस तरीके से गुजरता है कि वो x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट काटता है,
y पर b का इंटरसेप्ट काटता है और z एक्सिस पे c का इंटरसेप्ट काटता है, अंतःखंड काटता है। इस सिचुएशन में जो समतल है, ये जो प्लेन है, इस समतल का समीकरण क्या होगा, ध्यान रखिए। इस सिचुएशन में इस समतल का जो समीकरण होता है वो होता है x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1 प्लस वाई अपान बी प्लस में हो जाएगा हमारा जेड अपान सी इज इक्वल टू 1। ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारा समतल का क्या हो जाता है, समीकरण होता है, प्लेन का क्या होता है, इक्वेशन हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कौन सा रूप है समतल का, अंतःखंड रूप है। जैसे एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है कि एक समतल का समीकरण x अपान 3 प्लस वाई अपान 4 प्लस जेड अपान 5 इज इक्वल टू 1 है। इस समतल के द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड की माप होगी। छोटा छोटा क्वेश्चन, तो x अक्ष पे कटा अंतःखंड कितना होगा, 3 होगा। y अक्ष पे कटा अंतःखंड कितना होगा, 4 होगा। z अक्ष पे कटा अंतःखंड कितना होगा, 5 होगा। इस तरीके से इजिली हम लोग क्या करेंगे, अक्षों पर कटा अंतःखंड ज्ञात कर लेंगे। सोचो कितना सिंपल है, कितना आसान है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो, कंसेप्ट नहीं पता है, लॉजिक नहीं पता है, उस सिचुएशन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, बस आप लोगों को ऐसे समझते चलना है, ठीक है। चलिए ये बात आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अब है एक दिए हुए समतल के समांतर समतल का समीकरण। अगला है एक दिए हुए समतल के समांतर समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। ठीक, हमें एक प्लेन गिवन हो, मान लीजिए, उसी के पैरेलल हमें एक दूसरा प्लेन का इक्वेशन लिखना हो, तो उसका इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए ये हम लोग समझते हैं। सपोज करिए हमको एक प्लेन गिवन है, जनरल फॉर्म हम लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म आपको याद होगा, अभी तक याद हो चुका होगा। क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सपोज करिए एक समतल, एक प्लेन का इक्वेशन गिवन है। हमको इसी के पैरेलल एक समतल, एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो इसके पैरेलल अगर हम प्लेन लिखना चाहें, इसके पैरेलल प्लेन जो होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लेमडा या k इक्वल टू 0 कर सकते हैं। मीन्स क्या करना है, ये टर्म और ये टर्म कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। केवल जो d हमारा कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसी की वैल्यू हमें चेंज कर देनी है। दिए गए समतल के समांतर, दिए गए प्लेन के पैरेलल हमें एक प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे, आइए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे किसी प्लेन का इक्वेशन दिया गया 2x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपसे कह रहा है कि इसी के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन, इसी के पैरेलल, इसी के समांतर समतल का समीकरण। तो इसके पैरेलल अगर हम कोई समतल लिखेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 5y प्लस 6z, यहाँ कुछ और कर लो, इसे 10 कर ले इक्वल टू 0। ये क्या है, एक समतल, एक प्लेन का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। और देखो और कोई लिखना है तो 2x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब इसके क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मींस अगर किसी भी समतल, किसी भी प्लेन के पैरेलल कोई इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो x, y और z के जो कोफिशिएंट हैं, उसके जो टर्म हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। केवल और केवल जो कांस्टेंट टर्म होगा डियर स्टूडेंट्स, उसी को जब हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो हमारा
उसी के पैरेलल जो है प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को समतल अर्थात प्लेन के जितने भी फॉर्म होते हैं, जितने आपके सिलेबस में हैं, वो सारे के सारे आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने नोट्स में इन सभी के सभी टॉपिक्स को नोट कर लिया होगा और इसको आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। इसको ध्यान रखिएगा, अभी एक लेक्चर और होगा जिसमें कुछ और फार्मूले आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। देन इस चैप्टर के जो भी एमसीक्यू आप लोगों के लिए बन सकते हैं, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो मैं 2 लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा और ये चैप्टर भी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं इस लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।